स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 13 ऑफ आवर 15 डेज मैराथन और आज हमें करना है अपना मार्केटिंग का रिमेनिंग पार्ट। आई होप सबने पार्ट 1 देख लिया है इसका। वैसे भी अब इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम से फ्री हो ही गए थे आप लोग कल, तो अब आपने बिजनेस स्टडीज़ पर फोकस करना शुरू कर दिया होगा। तो आई होप आपने मार्केटिंग का पार्ट 1 देख लिया है, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स किया था। हम उसके आगे के एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमें करना है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के अंदर व्हाट इज़ प्राइस? तो प्राइस वही अमाउंट ऑफ मनी है जो एक बायर पे करता है अपने सेलर को। क्यों? क्योंकि उसने उस सेलर से या तो कोई प्रोडक्ट खरीदा है या उसकी कोई सर्विस अवेल करी होगी। अब ये जो प्राइस पे की जाती है, जो एक सेलर डिमांड करता है प्राइस किसी भी कस्टमर से, तो इसको डिटरमाइन करने के क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से एक सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता होगा, आज हमें वही फैक्टर पढ़ने हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन? तो उसके लिए ईजी पंप, ईजी पंप, यहाँ पर ये ई क्या है? एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। जी क्या है? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। पी क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट। यू इज द यूटिलिटी एंड डिमांड। एम क्या है हमारे पास यहाँ पर? एम है हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग मेथड यूज्ड। और अगेन देर इज अ पी जो कि है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले से। देखो, कोई भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होगा, वो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने से पहले ना उसके माइंड में यही चीज़ आती होगी कि जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूँ उसको बनाने की कितनी लागत है। लागत मीन्स कॉस्ट कितनी लग रही है। किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बना रहे हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट हमें लग रही है, पहले तो हम वही देखेंगे ना। क्योंकि हम कम से कम उतना पैसा तो मांगेंगे ना कस्टमर से कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। तो प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ आर फर्स्ट फैक्टर। अब हमारे पास जो कॉस्ट है वो किन किन तरीके की हो सकती है? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हो सकती है, बनाने की कॉस्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट है, फिर उसको बेचने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, उसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट ना हमारे लिए एक बेस बनाती है, इसे कहते हैं कि मिनिमम लेवल सेट करती है, फ्लोर प्राइस है कि कम से कम जितनी हमारी कॉस्ट है इतना पैसा तो हम लेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और किसी एक पेन को बनाने में आपको 2 रुपये लगते हैं सारी कॉस्ट को मिलाकर, तो कम से कम आप 2 रुपये तो ज़रूर लोगे। उस ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 रुपये ही लोगे, आप आगे प्रॉफिट वगैरह ऐड करके मांगोगे, बट एक आपको बेस मिल गया कि शुरुआत कहाँ से करनी है, मिनिमम लेवल पता चल गया। अब ये जो कॉस्ट है ये आपको 3 तरीके की देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जैसे कि होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ बदलती रहती है। अरे, इकोनॉमिक्स के एग्जाम हो गया, मुझे पता है अब वेरिएबल कॉस्ट सबको पता होगी कि क्या है, हालांकि 11th में पढ़ी थी, लेकिन भूल थोड़ी जाते हैं हम कंसेप्ट को। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ बदलती रहती है। वेरिएबल मीन्स चेंज। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट जिसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। आप अगर ज़ीरो प्रोडक्शन पे भी हो, आपने अपनी फैक्ट्री में ताला लगा दिया है, तब भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। अगर वो फैक्ट्री आपकी रेंट पे है, मंथली रेंट पे, तो आपको वो रेंट भरना ही पड़ेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल, यानी कि कुछ पॉइंट तक तो वो फिक्स्ड रहती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, सपोज आपने अपना एक सेल्समैन अपने यहाँ पर रखा हुआ है। आपने उसको कहा कि हम आपको मंथली 10,000 रुपीज़ तो देंगे, और अगर आपने एक्स्ट्रा सेल जनरेट करी, हमने उनको टारगेट दे दिया कि अगर आपने 6,000 यूनिट से अबव अगर सेल जनरेट करी, तो पर यूनिट के हिसाब से, या फिर हम आपको 2% का कमीशन देंगे, पर यूनिट के हिसाब से 1 रुपी एक्स्ट्रा देंगे या 10 रुपी एक्स्ट्रा देंगे, तो उसके 10,000 रुपीज़ की सैलरी तो फिक्स हो गई। और जो रिमेनिंग आप कमीशन दे रहे हो यूनिट वाइज, वो उसकी वेरिएबल होगी कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी उसकी कमीशन भी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 3 तरीके की कॉस्ट है जिसके समेशन से हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट पता चल जाने से हमें एक बेस मिल जाता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कितना रखना होगा। फर्स्ट फैक्टर क्लियर, clear cut. Next is utility and demand. Utility means benefits. अगर मैं इंग्लिश मतलब बोलूँ तो utility means benefit. अब ये utility का कंसेप्ट डिमांड से कैसे जुड़ा है? देखो,
अ, हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, राइट? मार्जिनल यूटिलिटी से ही ये वाला कंसेप्ट निकला है कि जो कमोडिटी, यूटिलिटी का मतलब हमने वहाँ पे क्या पढ़ा, सेटिस्फैक्शन, कि जो कमोडिटी हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है ना, उसको हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जो कमोडिटी हमें हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, उसके लिए हमारी जो डिमांड भी होती है ना, वो कैसी हो जाती है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होने वाला है। इलास्टिक, चेंजेबल, इन इलास्टिक, नॉट चेंजेबल। तो यहाँ पर हम यूटिलिटी के कंसेप्ट को इलास्टिसिटी से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हुए आप उस प्रोडक्ट के जो डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी चेक करोगे। अगर किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर की डिमांड इलास्टिक है, यानी कि आपको लग रहा है कि अगर आपने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो कस्टमर चला जाएगा, वो अपनी डिमांड ही बदल देगा, तो ऐसे में आप प्राइस को लोअर रखोगे। लेकिन अगर आपने देखा कि आप चाहे प्राइस कुछ भी रखो, कंज्यूमर उसको खरीदने ही वाला है, उसकी डिमांड आपके प्रोडक्ट के लिए इन इलास्टिक है, तो आप हायर प्राइस ही रखोगे। जैसे कि आईफोन यूज़र्स, सपोज करो कोई एक ऐसा आईफोन यूज़र है जिसको शौक है कि वो क्या करता है, जैसे ही कोई नया मॉडल आता है पुराना बेचता है, नया खरीद लेता है। उसको प्राइस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो हाई प्राइस पे भी सामान खरीदेगा क्योंकि उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, वो चेंज नहीं करने वाला है। प्राइस हाई रखोगे तो भी वो खरीदेगा। तो जो आईफोन कंपनी है, जो एप्पल है यानी कि, उसको ये पता है कि उसके जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट के लिए वो इन इलास्टिक है, जो भाई कंज्यूमर्स बन चुके हैं उनके, जो यूज टू हो चुके हैं उस प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे में एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेगा, हाई। कब, जब इन इलास्टिक डिमांड हो। सिंपल से याद रखना है, इलास्टिक डिमांड तो लोअर प्राइस, इन इलास्टिक डिमांड तो हायर प्राइस, ठीक है? उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में कंपटीशन है कितना, इंटेंस है या लो है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि जिस चीज़ में हम डील करते हैं उसके बहुत सारे सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं मार्केट के अंदर। तो भाई ऑलरेडी अगर बहुत सारे लोग सामान को बेच रहे हैं और आप आए चौड़े होके और हाई प्राइस लेके बैठ गए हो वहाँ पर, आपके जैसे पता नहीं कितने लोग वो सामान बेच रहे हैं और आप आके सोच रहे हो कि लोग आपसे आके खरीदना शुरू कर दें, वो भी हाई प्राइस पर। नहीं, अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है जहाँ पर डिग्री ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है, तो आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। यानी कि इंटेंस कंपटीशन, लो प्राइस, लेस कंपटीशन, हाई प्राइस। गवर्नमेंट एंड द लीगल रेगुलेशन, क्या होता है कि कुछ चीज़ों को प्रमोट करने के लिए या कंज्यूमर्स के एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए, या फिर कुछ ऐसी कमोडिटीज़ जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सबको मिले, इसके लिए कुछ चीज़ों की प्राइस गवर्नमेंट खुद तय करती है या उसके लिए कुछ लीगल लॉज बना देती है, यानी कि कुछ लीगल रेगुलेशंस बना देती है। तो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ कमोडिटीज़ में इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट इसेंशियल प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो खुद ही डिक्लेयर करती है और उनको रेगुलेट करती है। जैसे कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हमारे लिए इसेंशियल ड्रग है, किसी किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी प्राइस को फिक्स कर देती है खुद ही। देखो, आजकल बहुत सारी ऐसी डिसीज़ है जो आज से कुछ सालों पहले तक नहीं होती थी। आज से अगर मैं 5, 10, 15 साल पहले की बात करूँ तो ये इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। तो ऐसे में ये नेसेसिटी बन गई है कि लोगों को इसका इलाज दिया जाए। तो अगर आप हाई प्राइस चार्ज करोगे इन मेडिसिन्स की, तो सबको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर मेडिसिन को। तो ऐसी चीज़ में क्या करती है, फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और उन मेडिसिन्स की प्राइस को लोअर लेवल पे फिक्स कर देती है, ताकि हर कोई उस मेडिसिन को खरीद सके, ठीक है? तो गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट की बात को भी मानना है जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं या नहीं, तो उसकी हमें एक लिस्ट देखनी है। उसके बाद है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने क्या ऑब्जेक्टिव सोच के रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा, हम अपने प्राइस से क्या मांग रहे हैं, मतलब क्या सोच है हमारी अपने प्राइस के पीछे अपने प्रोडक्ट की। तो पहला है, इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे एमसीक्यू। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव के लिए हमें एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे। एमसीक्यू मतलब मार्केट शेयर लीडरशिप, उसके बाद कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना, और क्यू से क्वालिटी लीडरशिप देखना।
तो पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर आप मार्केट में अपनी लीडरशिप बनाना चाहते हो, आप कहते हो कि पहले हम ज़रा लीडर बन जाएं, तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे प्राइस को कम ही रखा जाता है, क्योंकि पहले हमें लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बनानी है। एक बार हम जगह बना लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो लीडरशिप अगर क्रिएट करनी है तो पहले प्राइस कम रखो। सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑलरेडी बहुत सारे सेलर हैं, लाखों की भीड़ है। आप अगर घुस गए तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, और आप घुसे अपने हाई प्राइस के साथ। तो इसीलिए अगर अपने ऊपर नज़र डलवानी है, चाहते हो कि लोग आपको देखें, तो पहले प्राइस को कम रखो, पहले सर्वाइव करना सीखो मार्केट के अंदर। अटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी के नाम से बिकता है, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि आप उसकी हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के नाम से, क्योंकि आप हाई क्वालिटी देते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करते हो, तो आप हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि अब इन तीनों में से आपका क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, आप उसी के हिसाब से प्राइस डिसाइड करोगे। मार्केटिंग मेथड यूज, आप कौन से मार्केटिंग के मेथड इस्तेमाल करते हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका कौन सा है, आपने जो सेल्समैन रखा है उसकी क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग वगैरह आप कैसे देते हो, कस्टमर सर्विस कैसे देते हो। जैसे कि जो कंपनीज फ्री डिलीवरी देती हैं वो जनरली प्राइस हाई चार्ज करती है ना, क्योंकि वही है, आप डिलीवरी के चार्जेस दिए लिए तो हमसे ही जाएंगे, है ना। तो ये हमारे कुछ 6 फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिसाइड करने के लिए कंसिडर किए जाते हैं। क्या, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसकी यूटिलिटी उसकी डिमांड के साथ कंपेयर करना, कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस देखना, हमारा खुद का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमने कौन कौन से मार्केटिंग मेथड्स यूज़ करे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, विच इज़ प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें किस तरीके से राइट प्लेस पे अवेलेबल कराया जाए, ताकि जो कंज्यूमर है वो आसानी से उन गुड्स को खरीद सके। तो इसके लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। पहला डिसीजन है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, यानी कि किस तरीके से प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाएगा, हमें ये डिसीजन लेना है। दूसरा, कौन पहुंचाएगा इसे, किसकी हेल्प लेंगे हम कि प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर्स तक पहुंच जाए, यानी कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इंटरमीडियरीज कौन होंगे, कौन सा लेवल ऑफ चैनल हम इस्तेमाल करेंगे, उससे रिलेटेड ये दो डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फर्म्स या वो इंडिविजुअल्स हैं जो हमसे सामान लेकर, ट्रांसफरिंग द टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप, पहले ऑनरशिप हमसे लेकर कहाँ तक पहुँचाते हैं उसको, कंज्यूमर्स तक। तो ये जो हमारे चैनल्स हैं, इसके अंदर आपको कुछ इंटरमीडियरीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कंज्यूमर होता है। तो ये यही इस तरीके से आपको चेन देखनी है। अब बस हमें डिसीजन इस चीज़ का लेना है कि कौन से लेवल पे होंगे हम। तो ये टाइप्स ऑफ चैनल है, इसके लिए हमें बस इतना याद रखना है, 0 1 2 3। अब यहाँ पे लेटर्स नहीं, नंबर याद रखना है, 0 1 2 3। तो पहला हमारा जो चैनल है जिसे कहते हैं डायरेक्ट चैनल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ीरो चैनल। ये सबसे सिंपल, और ज़ीरो चैनल है तो सबसे शॉर्टेस्ट है, जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोवाइड हो रहे हैं, बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं है, इसीलिए इसको ज़ीरो लेवल कहा गया। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर अपने खुद के रिटेल आउटलेट्स के थ्रू कंज्यूमर्स को सामान पहुँचाते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बाटा, डोमिनोज, ये लोग डायरेक्टली अपने आउटलेट्स के थ्रू कंज्यूमर्स को सामान पहुंचा रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो चैनल। ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट चैनल कहते हैं। अब हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट चैनल्स भी हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 1 2 3। तो स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट चैनल वो चैनल है जहाँ पर बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कुछ इंटरमीडियरीज, कुछ मिडलमैन इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास वन लेवल चैनल। वन लेवल मतलब बीच में सिर्फ एक ही मिडलमैन आएगा, जिस लेवल पे हो गए आप उतने ही मिडलमैन होंगे। आप वन लेवल पे हो तो एक मिडलमैन है और उसका नाम क्या है, रिटेलर। आप खुद देखो, मैंने वहाँ लिखा हुआ है,
मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, बीच में कौन है? रिटेलर। तो यहाँ पे जो गुड्स है पहले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाते हैं, फिर रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास। तो मारुति उद्योग ने बहुत सारे अपने रिटेल आउटलेट्स ये लोग खोलते हैं और डायरेक्टली कस्टमर्स को सामान पहुंचाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर पहले रिटेलर्स के पास आता है कार्स वगैरह, फिर रिटेलर्स के पास से कंज्यूमर्स तक जाता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, 2 लेवल। देखो दो आपको यहाँ पे मिडलमैन देखने को मिलेंगे। दो मिडलमैन यहाँ पे कौन कौन से हैं? होलसेलर और रिटेलर। सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि इस्तेमाल होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा, वो यही वाला होता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, सोप, ऑयल, राइस, उसमें जनरली हम इस 2 लेवल चैनल का ही इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये जो होलसेलर और रिटेलर हैं ये कनेक्टिंग लिंक है मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से जोड़ने का। और दूसरा लेवल की दूसरी बात ये भी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिडलमैन हम जनरली उन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे जो कंज्यूमर्स हो वो वाइड स्प्रेड हो, जोग्राफिकली फैले हुए हैं, ठीक है। तो हमें दूर दूर तक के कस्टमर्स को अप्रोच करना है, तो वहाँ पर हम मिडलमैन्स का इस्तेमाल ज़्यादा भी करते हैं। तीसरा है हमारा थर्ड लेवल चैनल। 3 मिडलमैन आएंगे। पहले आएगा एजेंट, एजेंट के बाद एजेंट के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर अपने खुद के पहले सेलिंग एजेंट्स बनाते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, जो होलसेलर्स के साथ या रिटेलर्स के साथ क्या करते हैं? अपने रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। क्या कहा मैंने? पहले मैन्युफैक्चरर अपने खुद के एजेंट रखते हैं, वो एजेंट होलसेलर्स के पास जाके अपने लिंक बनाते हैं, फिर होलसेलर लिंक किसके साथ बनाता है? रिटेलर के साथ। और पर्टिकुलरली ऐसा तब किया जाता है जब मैन्युफैक्चरर के पास ना लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन हो, मतलब उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है। प्रोडक्ट लाइन से तो आप मतलब समझते होंगे ना, प्रोडक्ट लाइन का मतलब एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है, लेकिन मार्केट हमें बहुत बड़ी कवर करनी है, तब हम 3 लेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 हमारे पास इनडायरेक्ट चैनल है, 1 2 3, और एक हमारे पास 0 लेवल चैनल है जो कि है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में एक भी मिडल मैन नहीं होता। 1 लेवल में एक मिडल मैन है, रिटेलर। 2 लेवल में होलसेलर और रिटेलर 2 मिडल मैन है, और 3 लेवल में एजेंट, होलसेलर और रिटेलर 3 हमारे पास वो हो गए इंटरमीडियरीज। अब हमारे पास है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट ईयर ओमिटेड हुआ, और जब ओमिटेड होने से पहले प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका क्वेश्चन दिखेगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था उस टाइम पे ये। तो अभी अगर दोबारा ऐड बैक हुआ है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल के लिए आपको करना क्या है? आपको लेनी है पीसीएम, पैरासीटामॉल लेनी पड़ेगी इसके लिए, CEPCM, ठीक है। जहाँ पर C है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, E है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, P है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, अगेन देयर इज अ C, दोबारा आपके पास एक C आया है जो कि हमारा जुड़ा हुआ है कम्पिटिटिव फैक्टर से, और उसके बाद है हमारे पास M जो कि है मार्केटिंग रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें ना एक ये भी बात है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं आता कि एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अपने आप में हर एक पॉइंट बहुत बड़ा है। तो वो स्पेसिफिकली बोल देंगे कि आपको प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स बताने हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स बताने हैं, कंपनी रिलेटेड बताने हैं, तो स्पेसिफिकली एक भी पूछा जा सकता है आपसे अलग से ही, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो पहला है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जिसके अंदर भी कैटेगरीज है, तो उसके लिए एन कप, एन कप, एन मीन्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सी है कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यू है यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, और पी है पैरिशेबल एंड नॉन पैरिशेबल। तो पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में डील करते हो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टेक्निकली होते हैं, ऑर्डर पे ही बनाए जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए हम सिर्फ डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो बल्की होते हैं, महंगे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिडल मैन इसके अंदर इन्वॉल्व कर लोगे तो वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि मिडल मैन की कॉस्ट भी आ जाएगी। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्ट चैनल। लेकिन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बल्कि ज़्यादा नहीं होते,
टेक्निकल नहीं होते इतने और फ्रिक्वेंटली लोग इसको खरीदते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को तो कभी कभी खरीदा जाता है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स को तो फ्रिक्वेंटली बाय किया जाता है। तो इनके लिए हमें इनडायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऐसा चैनल जो लॉन्गर नेटवर्क हो। अच्छा, यहाँ पे ना आप कभी भी स्पेसिफिक मत लिख देना कि 1 लेवल चाहिए, 2 लेवल चाहिए, 3 लेवल चाहिए। आपको सिर्फ अपना आंसर ऐसे देना है, शॉर्टर चैनल, लॉन्गर चैनल, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। सिर्फ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अगर आप लिख दोगे ना तो उसमें फंस जाओगे, उसमें आप गलती कर सकते हो। तो बिल्कुल स्पेसिफिक नेम मत लिखना, ठीक है। उसके बाद है पैरिशेबल और नॉन पैरिशेबल। पैरिशेबल कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जिनके ज़्यादा यूजेस नहीं होते, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इनके लिए अगर आप लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे तो ख़राब हो जाएगा सामान, तो इसलिए शॉर्टर चैनल। नॉन पैरिशेबल प्रोडक्ट जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, ये जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो इनके लिए हम एक लॉन्गर चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैरिशेबल के लिए शॉर्ट, नॉन पैरिशेबल के लिए लॉन्ग। यूनिट वैल्यू, यूनिट मतलब एक यूनिट की कितनी वैल्यू है। तो जिन प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू लो होती है, यानी कि थोड़े से सस्ते होते हैं, तो लॉन्गर चैनल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिसकी एक ही यूनिट बहुत महंगी है, जैसे कि ज्वेलरी, डायमंड्स, ये इनकी एक ही यूनिट बहुत महंगी है, तो यहाँ पर आप शॉर्टर चैनल ही इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज कॉस्ट और बढ़ जाएगी। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो थोड़ा सा जिसको समझने में प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, तो शॉर्टर चैनल, कम से कम मिडल मैन इस्तेमाल करो। लेकिन कोई अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है कोई भी, तो आप लॉन्गर चैनल इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसके लिए भी नीचे फ्लो चार्ट्स दिखा दिए हैं, ताकि आप इन फ्लो चार्ट्स को देख के ही समझ जाओ कि अंदर लिखना क्या है। इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है अंदर का, सिंपल समझ लो कब लॉन्गर है कब शॉर्टर है, अपना बना के लिखना। बस एक बार लैंग्वेज को रीड कर लेना कि हाँ इस तरीके से हमें लिखना है। फिर आता है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए हमें एफडी करानी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ कंट्रोल की। तो कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है कि अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, प्लेंटी ऑफ फंड्स हैं आपके पास, तो आप डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करोगे, आप अपना खुद का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्पेयर फंड्स यानी कि एक्सेसिव फंड या सरप्लस फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट चैनल की तरफ जाओगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, डायरेक्ट ले लो, वीक है, शॉर्टर ले लो। डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप नहीं चाहते कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस हो, आप नहीं चाहते कि कोई भी बाहर की जो एजेंसीज हैं वो आके इंटरफेयर करे, तो शॉर्टर चैनल या डायरेक्ट अपना खुद का इस्टेब्लिश कर लो। लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मिडल मैन अगर आता भी है, हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि कस्टमर्स तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, तो लॉन्गर चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भी फ्लो चार्ट्स हैं यहाँ पर। competitive factors fn, competitive factors fn, follow the competitor not follow the competitor। अब वही, अगर चाहे हम नकल करना चाहते हैं नहीं नकल करना चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर ने जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो, तो अगर उसने शॉर्टर किया होगा तो आप भी शॉर्टर यूज़ करोगे, अगर उसने लॉन्गर किया होगा तो आप भी लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट, आप यूनिक बनना चाहते हो, है ना, तो उसके अंदर अगर उसने लॉन्ग किया है तो आप शॉर्टर चैनल यूज़ करोगे, अगर उसने शॉर्टर चैनल यूज़ किया है तो लॉन्ग यूज़ करोगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद है मार्केट फैक्टर्स। मार्केट फैक्टर्स अगेन हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के हैं, जिसके लिए गोज, तो ई का कोई मतलब नहीं है, जी है हमारा ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, ओ है हमारे लिए साइज ऑफ ऑर्डर के लिए, और एस है साइज ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर साइज ऑफ मार्केट के मैं अगर बात करूं कि आप ऐसी मार्केट में हो जहां पर जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो बहुत कम है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो शॉर्टर चैनल से काम चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों तक आपको सामान पहुंचाना है वो बहुत ज़्यादा है नंबर में, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको लॉन्गर चैनल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साइज़ ऑफ मार्केट अगर बड़ी है तो लॉन्गर चैनल, साइज ऑफ मार्केट छोटी है तो शॉर्टर चैनल इस्तेमाल कर सकते हो। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, जिन बायर्स तक अगर आप पहुंचना चाहते हो वो जियोग्राफिकली स्प्रेड है, दूर दूर तक फैले हुए हैं,
तो लॉन्गर चैनल अप्रोच करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपके बायर्स ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड हैं, बहुत कम जगहों पर है, तो शॉर्टर चैनल से काम चल सकता है। इसमें जो ये आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे होंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करके भी आने हैं ये सब, क्योंकि ये आपके आंसर को पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ क्या कहना चाह रहे हो आप पूरे पैराग्राफ के अंदर। साइज ऑफ ऑर्डर, फिर से वही बात, अगर ऑर्डर का साइज बड़ा है तो डायरेक्ट चैनल, क्योंकि अगर ऑर्डर का साइज बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर ऑर्डर का साइज छोटा है तो लार्ज नंबर ऑफ इंटरव्यू, यानी कि छोटे छोटे लॉट्स आपको अलग अलग जगह पर पहुंचाने हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स छोटे छोटे लॉट्स में आते हैं, अलग अलग जगह पे पहुंचाने हैं, तो लार्ज नंबर। लेकिन वहीं पे अगर एक बड़ा ऑर्डर है तो अमाउंट भी ज़्यादा होगा, बल्कि भी हो सकता है, तो डायरेक्ट चैनल। तो ये तीन थे मार्केट से रिलेटेड, साइज ऑफ मार्केट, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन और साइज ऑफ ऑर्डर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब हमें इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है वो भी देखनी है। अगर आप एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, सेल्स नहीं है, प्रोडक्शन लो चल रहा है, तो ऐसे में हमें शॉर्टर चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब डिमांड ही मार्केट में नहीं है ज़्यादा, तो लॉन्गर चैनल का इस्तेमाल करके हमें करना भी क्या है। लेकिन वहीं पर अगर हम पीक सीज़न में हैं, हमें दिख रहा है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड अराइज हो रही है, तो लॉन्गर चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं। आपको इसे इंडिविजुअल की तरह भी प्रिपेयर करना है कि अगर एक भी आ गया इंडिविजुअली तो उसके अंदर भी हमें कंटेंट उसी हिसाब से लिखना है। हमें प्लेस मिक्स में लास्ट जो टॉपिक करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओ विट, जहाँ पर ओ है ऑर्डर प्रोसेसिंग, डब्ल्यू है वेयर हाउसिंग, आई है इन्वेंट्री कंट्रोल और टी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है? देखो, हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके के डिसीजन ले रहे थे। एक तो ये कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कौन लोग हैं जो हमारे सामान को प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। अब दूसरा डिसीजन हमें ये भी तो लेना है ना कि कैसे पहुंचाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कौन सा प्रोसेसिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करेंगे। देखो, एक अच्छा प्रोसेसिंग सिस्टम वही होता है जो एक्यूरेटली, टाइमली, स्पीडली ऑर्डर्स को प्रोसेस कर दे। अगर आप रॉन्ग स्पेसिफिकेशन में सामान भेजोगे, रॉन्ग क्वांटिटी में भेजोगे और लेट कस्टमर तक सामान पहुंचाओगे, तो ऐसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं, फिर आपने क्या ही डिसीजन लिया। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, कि क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा जिससे आप रॉ मटेरियल को पहले फैक्ट्री तक, फिर फैक्ट्री से फिनिश गुड्स पॉइंट ऑफ सेल यानी कि मार्केट तक पहुंचाओगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिसाइड करना है हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि कैसे सामान फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। फिर वेयर हाउसिंग, क्योंकि एकदम से तो डिमांड राइज होती नहीं और ऐसा नहीं होता कि जो भी सामान हमने बनाया है वो एक ही दिन में बिक जाए। तो वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके सामान को स्टोर करके रखा जाएगा। मैंने ये पहले ही बताया था कि वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, यानी कि जब तक सामान की डिमांड मार्केट में नहीं आ जाती तब तक उसको वहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं। तो जनरली अगर आप वेयर हाउसेस ज़्यादा मेंटेन करके रखते हो तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउसेस रखे हुए होंगे तो आपको टाइम कम लगेगा अपने कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको पूरा करने में, अपने कस्टमर को सर्विसेज आप ज़्यादा प्रोवाइड कर पाओगे। तो आपको ये चेक करना है कि आपका फोकस किस चीज़ पर है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री कंट्रोल जिसके लिए कार्स लेनी पड़ेंगी। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए क्या लेनी पड़ेंगी? कार्स। सी मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास? सी है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ए है यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ सेल्स, आर है हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एस है सर्विस यानी कि कस्टमर सर्विस। तो पहला पॉइंट में मैं इसमें कहूँगी कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपको 4 चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर फर्म की पॉलिसी है कि हमें तो कस्टमर को सर्विस देनी है, तो आप हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखोगे। मतलब फिर आप ये नहीं देख रहे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आपने मेन फोकस में रखा। पहली चीज़, हाँ, कि कितना आपको इन्वेंट्री रखना है। अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना है तो इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि अगर आप हमेशा ना, हम सेल फोरकास्ट करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेल फोरकास्ट है वो एक्यूरेट है, यानी कि आपको पता है कि कब कितनी सेल अराइज होने वाली है, कब कितनी डिमांड आएगी, तो आप उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर लेते हो।
तो अगर आपकी सेल फोरकास्टिंग एक्यूरेट रहती हैं तो आप लेसर डिग्री ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो अपना सामान, वो स्पीडली आपका प्रोसेसिंग कर देता है। यानी कि आज अगर आप ऑर्डर करते हो तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको सामान मिल जाता है। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको पहले से ही इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। चौथा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। किसी भी इन्वेंट्री को रखने के लिए उसकी होल्डिंग कॉस्ट, वेयरहाउसिंग की कॉस्ट और पैसा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब कुछ टाइड अप हो जाता है। तो अगर आपको कॉस्ट कंट्रोल रखनी है तो लेस इन्वेंट्री, अगर आपको हाई कॉस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाई इन्वेंट्री। तो कब कितना इन्वेंट्री रखना है उसके लिए हमें 4 डिसीजन देखने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना इन्वेंट्री मेंटेन किया जाएगा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स के साथ प्लेस मिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ प्रमोशन मिक्स, दिस इज़ आर फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स, और इसी के साथ हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी होता है प्रमोशन मिक्स। क्या है प्रमोशन? हमने देखा कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट के बारे में हमने डिसीजन लिए, लाइक ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। प्राइस मिक्स क्या किया हमने? प्राइस डिसाइड करी, उसको अफेक्ट करने के फैक्टर्स देखे कि क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने प्लेस, हमने ये देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे कस्टमर्स तक, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे और कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे होंगे। चलो ठीक है, मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंच तो गया है, कस्टमर के सामने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, बट कस्टमर क्यों खरीदेगा हमारा प्रोडक्ट? और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको उसको सामान बेच रहे हैं, वो हमारा ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे? उसके लिए हमने क्या किया, कैसे हमने उस तक ये बात पहुंचाई कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है, ये फीचर्स हैं उसके, ये क्वालिटी है, इतने प्राइस पे है। ये हमने कैसे बताया उसको, हमने कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया कि यार हमें हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, तो हमने बहुत मेहनत से बनाया, प्लीज़ ले लो हमारा प्रोडक्ट। हमने क्या क्या कैसे कम्युनिकेट किया उसके साथ? ये कम्युनिकेशन का काम किया हमने प्रमोशन मिक्स के अंदर आके। प्रमोशन मिक्स में एक्चुअल में अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ मीडियम्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको परसुएड कर रहे हैं जी हमारा सामान खरीदो। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऐप्स डाउनलोड करनी है। क्या डाउनलोड करनी है? हमने ऐप्स डाउनलोड करनी है। ऐप्स मतलब ए फॉर एडवर्टाइजिंग, पी फॉर पर्सनल सेलिंग, पी फॉर पब्लिसिटी एंड एस फॉर सेल्स प्रमोशन। ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे प्रमोशन मिक्स के। इन 4 कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई खरीद लो सामान, भाई ले लो सर्विसेज हमारी, ये 4 ऐप्स डाउनलोड करके। ठीक है, मैंने इनको अभी एक वर्ड भी बोला कि ये 4 हमारे कम्युनिकेशन टूल हैं। पूछ लिया जाता है कई बार केस स्टडी में, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन टूल्स डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। अब तुम सोचोगे कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग पे चलो, फिर वहाँ लिख दोगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पता नहीं क्या क्या लिख कर आओगे। कम्युनिकेशन टूल कहाँ मिल रहे हैं? प्रमोशन मिक्स में मिल रहे हैं। याद रखो इन छोटी छोटी बातों को। अब स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग के साथ। व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए कहीं पर कम्युनिकेट किया, ईदर इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म। लाइक टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट देना, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देना, पैम्पलेट्स छपवा देना, बैनर्स लगवा देना, ये सारे एडवर्टाइजमेंट के ही आपके टाइप्स हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में लेकिन ना इनमें से किसी में भी मैं खुद नहीं हूँ, इम्पर्सनल फॉर्म है, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है हमारा, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जितना भी मैंने ये काम किया ना एडवर्टाइजमेंट का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हुआ, इसके लिए मुझे पैसा भरना पड़ा। सोर्स ऑफ ओरिजिन मैं हूँ जिसका सामान है, यानी कि स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सर कौन होता है? जिससे पैसा लगाने वाला, तो वो आइडेंटिफाइड है कि कौन है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? इम्पर्सनल, इम्पर्सनल एडवर्टाइजिंग क्या है? इम्पर्सनल एडवर्टाइजिंग क्या है? इम्पर्सनल। किस चीज़ का? पेड फॉर्म है। कैसा है फॉर्म है? लेकिन पेड फॉर्म है। ओके, तो इसके फीचर्स क्या है? पहला तो वही पेड फॉर्म, एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इस कम्युनिकेशन का आपको पैसा भरना पड़ेगा। इम्पर्सनैलिटी, कोई डायरेक्ट फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं है हमारे यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स के साथ, तो इसलिए इसको इम्पर्सनल कहा गया। तो ये तो हुए इसके फीचर। तीसरा, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर,
एडवर्टाइजमेंट जो की जाती है वो किसी इंडिविजुअल के थ्रू की जाती है, यानी कि हमें सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट या सोर्स ऑफ ओरिजिन पता है कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से निकली है, किसने की है ये एडवर्टाइजमेंट, ये हमें पता होता है। आप देखते हो कि एमडीएच की ऐड आती है, आपको पता है ना कि उसका स्पॉन्सर कौन है, आपको साफ दिख रहा है कि स्पॉन्सर कौन है। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट के तीन फीचर्स क्या हुए कि पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल है और स्पॉन्सर्स आइडेंटिफाइड होते हैं। तो सिप सिप करके चाय पीनी है, ऐप्स डाउनलोड करके सिप सिप करके हमने चाय पी है अभी फिलहाल। ठीक है। कहाँ पे पिया, लेकिन मेरी चाय की टपरी पे। ठीक है। उसके बाद पर्सनल सेलिंग क्या होता है। अब क्या किया आपने, आपने अपना कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब यार देखो, मार्केट में तो जब मार्केट शेयर मिलेगा सो मिलेगा, आपने एडवर्टाइजमेंट भी कर डाली है, लेकिन आप चाहते हो कि ना लोगों के दिमाग में घुसना है, तो आपने क्या किया, अपना पूरा सेल्स स्टाफ रख लिया। अब उस सेल्स स्टाफ को आपने ना क्या करे, आपने एरियाज अलॉट कर दिए। जाओ घर घर जाओ, बेचो, घर घर जाके सामान बेचो, कांटेक्ट बनाओ, रिलेशनशिप्स बनाओ अपने कस्टमर्स के साथ, एक रिपार्ट क्रिएट करो उनके साथ और बेचो। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर आप पहली बात तो बातचीत करके जा रहे हो, यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन है। एडवर्टाइजिंग रिटर्न और ओरल दोनों हो सकती है, लेकिन जो पर्सनल सेलिंग है आपकी वो ओरल प्रेजेंटेशन है और पर्सनल फॉर्म है, क्योंकि आप पर्सनली उनके साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हो। ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म, एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर ओरल प्रेजेंटेशन है मैसेज का हर कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो भी हमें लगते हैं, और ये एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, सिप सिप चाय पीकर हमने पर्सनल सेलिंग के अंदर पेन ड्राइव खोली, ऐप्स डाउनलोड करी, सिप सिप चाय पी और पेन ड्राइव खोली, मतलब पेन ड्राइव अपनी लगाई देखने के लिए। पीडी, पीडी मतलब पर्सनल फॉर्म। पर्सनल सेलिंग के अंदर एक डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग एक्सचेंज होते हैं, इंट्रैक्शन होता है सेलर्स और बायर्स का आपस में, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे भैया तुम घर घर जाके कुछ और ही रिलेशनशिप डेवलप मत करके आ जाना। यहाँ रिलेशनशिप्स क्या है, बायर्स और सेलर के बीच का रिलेशनशिप है, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उनकी मदद कर रहे हैं कि कैसे वो सेल हो जाए हमारी। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ऐसे से लुभावनी बातें बोलेंगे आपके साथ, ऐसे कॉन्वर्जेशन करेंगे कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि चल यार इसका प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। तो पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल फॉर्म है। उसके बाद सेल्स प्रमोशन। अब ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन ना वो लुभावने ऑफर्स है जिसको देखकर आप खुद सोच लेते कि यार खरीद लेते हैं। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, अरे भाई वाह, ये तो बहुत कमाल की बात कर दी उन्होंने। 10 किलो आटा के साथ 1 किलो चावल फ्री, बहुत बढ़िया यार। 20% एक्स्ट्रा, जो 20% आपको हवा भर के देते हैं वो उसके अंदर लेज में होता है ना, मोस्टली 20% एक्स्ट्रा। क्या है 20% एक्स्ट्रा में, वो एक चिप्स डाल देंगे बाकी की हवा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं आपको, ताकि आप बायर इमीडिएट परचेज कर ले। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में जैसे कि कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, फ्री गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरीके का काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी है वो कस्टमर्स के लिए अलग तरीके से डिज़ाइन की जाती है, ट्रेडमैन्स और मिडल मैन के लिए अलग और सेल्स पर्सन के लिए अलग तरीके से। तीनों क्लियर हो गए आपको। अब आता है पब्लिसिटी। वैसे पब्लिसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ पब्लिसिटी क्या होता है। मैंने कहा मैंने ना एक कार बनाई है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ लेकिन मैंने एक कार बनाई है जो जो पानी से चलती है। मैंने एक कार बनाई है जो पानी से चलती है। अब ये बात मैंने कहीं पर ऐसे खोली, मतलब अपने मुंह से बोली, और अफवाह की तरह ये बात फैल गई, अफवाह की तरफ फैल गई, और मीडिया वीडिया में सब जगह ये बात फैल चुकी है कि एक पानी से चलने वाली कार, हवा से चलने वाली कार मार्केट में उतर चुकी है। अब क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट तो हो रही है, मतलब प्रमोशन तो हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है और कम्युनिकेशन भी हो गया, लेकिन सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये अफवाह उड़ी। पैसे दिए क्या मैंने इसके लिए, कोई पैसे भी नहीं दिए। तो पब्लिसिटी के अंदर ना तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, ये हवा की तरह फैलती है, तो इसके लिए कोई पैसे भी नहीं भरने पड़ते। ठीक है। तो ये पब्लिसिटी होता है हमारा। तो बहुत ज़्यादा ऐसा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिसिटी आपके कोर्स में नहीं है। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, दोनों तरीके की पब्लिसिटी होती है। बस मकसद यही है कि हमें अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना है, दैट्स इट।
तो प्रमोशनल टूल्स हमारे ख़त्म हो गए, प्रमोशन मिक्स ख़त्म हो गया है। बट इसी के साथ हमारा एक और छोटी सी चीज़ जुड़ी है। आप कहोगे मैडम तो बस अभी कह रही थी अभी ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी बाकी है। हाँ बिल्कुल बाकी है। ये सीबीएसई वाले परेशान करते हैं ना, कभी चीज़ डिलीट कर देते हैं, कभी ऐड कर देते हैं, इन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो पब्लिक रिलेशन है हमारा, उसे पढ़ना पड़ेगा पीआर डिपार्टमेंट को भी। तो चलो बस फटाफट से इसे भी देख लेते हैं, पब्लिक रिलेशन को भी। पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशंस जो होते हैं, ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि हम कंपनी की इमेज को, किसी भी इंडिविजुअल के प्रोडक्ट को पब्लिक की आंखों में प्रमोट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि उनके पॉजिटिव इमेज बनाए रखना पब्लिक की नज़रों में, वो हमारे पब्लिक रिलेशंस होते हैं। आपने सुना होगा पीआर डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है? कंपनी के बिहाफ पर बातें कहना पब्लिक को, पब्लिक के अंदर कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी भरना पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बहुत ही वेल नोन केस जो था हमारा मैगी का, उसी का ही दूंगी कि जब मैगी के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, एक ट्रेजेडी हुई मैगी के साथ, तो उनके पीआर डिपार्टमेंट ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर, जहाँ पर उन्होंने मैगी को लोगों के दिलों से, दिमाग से जाने नहीं दिया। कंटिन्यूसली वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते थे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जारी करते थे, मैगी आपकी थी, मैगी आपकी है और मैगी आपकी रहेगी, ये कहकर बोला करते थे। और आज देखिए हम घर घर में हमारे फिर से वो मैगी वापस आ चुकी है, जिसको उस टाइम पे लोगों ने निकाल बाहर फेंका था। आज वो चीज़ फिर से हमारे घरों में है। तो ये क्या है? ये सब पीआर डिपार्टमेंट का रोल है जो उसने प्ले किया उस टाइम पे। तो उन्होंने मैगी की एक पॉजिटिव इमेज बनाने में, उस टाइम पे जो नेगेटिव हो चुकी थी उसको फिर से पॉजिटिव कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करी थी। तो पब्लिक रिलेशंस क्या है? एक तरीके का मैनेजमेंट फंक्शन ही है जो ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है उनकी रेपुटेशन को बनाए रखने में। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ब्रांड लॉन्चिंग वगैरह भी होती है। तो पीआर डिपार्टमेंट ये सारे काम करता है। तो पीआर डिपार्टमेंट हो क्या सकता है? पीआर डिपार्टमेंट किसके थ्रू किया जा सकता है? या फिर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ये काम कर सकता है, या हम अपना सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना सकते हैं जो जिसका काम ही होगा ये करने का, या हम किसी बाहर की एजेंसी के भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, जो मेन टास्क है वो यही कि इन्फॉर्मेशन को फैलाना है, गुडविल बनानी है बिजनेस के अंदर। ये जो डिससेमिनेट वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब होता है स्प्रेड। आप डिससेमिनेट की जगह पर स्प्रेड भी लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ये क्या करते हैं, स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट स्पॉन्सर कर देते हैं, या फिर जो इन्वायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ या एजुकेशन होता है उसे पैसे डोनेट कर देते हैं ताकि इनकी पॉजिटिव इमेज जो है वो पब्लिक के अंदर बनी रहे। अब किसी भी पब्लिक रिलेशन का रोल क्या होता है? तो उसके लिए आपको पढ़ना है LCPPC। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम तो जा चुका है लेकिन उसके शब्द नहीं जा पा रहे हमारे जहन से, है ना। इतनी तगड़ी हमने तैयारी करी थी कि आज तक 11th के जो PPC है ये अब तक गया नहीं है। तो रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन के लिए LCPPC। अब LCPPC क्या है? बिल्कुल इनिशियल्स ही लिए हैं मैंने, आप बहुत आसानी से उसको जज कर लोगे, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ उसको। पहला है प्रेस रिलेशन। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या कहता है? सबसे पहले तो मीडिया, क्योंकि मीडिया में बहुत ताकत है। मीडिया में इतनी ताकत है कि वो ज़ीरो को हज़ार और हज़ार को ज़ीरो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, गिनती तो कहीं तक भी जा सकती है, आपकी इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि मतलब शून्य भी कर सकता है किसी को मीडिया, मीडिया में इतनी ताकत है। तो पब्लिक रिलेशन क्या करता है? मीडिया के साथ कंटिन्यूसली बना रहता है, उनको फैक्ट्स बताता है, क्लियर पिक्चर बताता है कंपनी के बारे में, ताकि जो अदर सोर्सेज है ना, देखो क्या होता है कि जब हम फेमस होने लगते हैं, जब हम सक्सेसफुल होने लगते हैं ना, तो जितने हमारे शुभ चिंतक होते हैं उतने ही हमें नुकसान करने वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के आने की वजह से हमारी इमेज खराब ना हो जाए, हमारे डिस्टॉर्ट ना हो जाए, हमारी र्यून ना हो जाए हमारी इमेज, तो पीआर डिपार्टमेंट पहले ही मीडिया के साथ कांटेक्ट में रहता है और उनको करेक्ट पिक्चर दिखाकर चलता है। तो प्रेस रिलेशनशिप्स बनाकर रखना पीआर डिपार्टमेंट का काम है। प्रोडक्ट की पब्लिसिटी, मेन काम ही यही है कि प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना है, कंपनी की इमेज तो बनानी है, प्लस कस्टमर्स का अटेंशन लेना है नए प्रोडक्ट पे। तो ये क्या करते हैं? कल्चरल इवेंट्स। अब जैसे कि हम बिग बॉस वगैरह देखते हैं, उसमें लिखता है ना वीवो प्रेजेंट स्पॉन्सर्ड बाय दिस। और आजकल ये जैसे कि आपके वो चलते हैं ना, ये क्रिकेट लीग्स वगैरह चलती रहती हैं, बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह की अलग चलती
है ना। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जिनको ये लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि जो अनीता अंबानी है, वो एक एनजीओ चलाती हैं जहाँ पर वो उन बच्चों को स्पोर्ट्स में एंटर करने का मौका देती हैं जो लोग फाइनेंशियल भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, फाइनेंस की कमी हो जाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन बच्चों को वो आगे आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी करके वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर लेते हैं और एक सोशल वेलफेयर का काम भी कर लेते हैं। और देखो, दोनों में से किसी भी चीज़ में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। देखो, हम बिजनेस को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही है। बट हाँ, प्रॉफिट अर्न करते करते हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर अपनी निभा रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू और एग्जीबिशंस के थ्रू। उसके बाद कॉर्पोरेट कॉपरेशन, स्पीच जाती है कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। जब ट्रेड एसोसिएशंस आते हैं तो उनके साथ हमारी मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होती है, तो उससे क्या होता है, कंपनी की इमेज अच्छी होती है। इवन टीवी चैनल्स के साथ हम लोग इंटरव्यू देते हैं, उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, मीडिया अपनी बातें पूछती है, हम उनकी बातों का जवाब देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बनाए रखना कॉर्पोरेट में, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी पीआर डिपार्टमेंट का काम है। लॉबिंग का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डील करना है, अलग अलग मिनिस्टर्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके साथ डील करते हैं क्योंकि वो कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ चलना, उसने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उसको मानना, ये भी पीआर डिपार्टमेंट का काम है कि कहीं हम कोई ऐसा काम ना कर जाएं जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट ना करे। ठीक है। काउंसलिंग, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करते हैं, पूरे मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, काउंसिल करते हैं कि क्या कोई एक पर्टिकुलर इशू है जिसके साथ हमें डील करना है, पब्लिक के माइंड में क्या इशू अराइज हो रहा है कि हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमारा पीआर डिपार्टमेंट का है। ठीक है, ये तो थे हमारे पीआर डिपार्टमेंट के रोल। अब पीआर डिपार्टमेंट को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पब्लिक रिलेशन के, तो इसके लिए सबको कैप्स पहन लेनी है। पब्लिक रिलेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबको क्या पहन लेनी है, कैप्स पहन लेनी है। यानी कि सी के लिए हमारे लिए क्या है, क्रेडिबिलिटी, ए है अवेयरनेस, पी है हमारे लिए प्रमोशन और एस है हमारे लिए सेल्स फोर्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग अवेयरनेस। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, स्टोरीज करता है, ड्रामेटाइज करता है प्रोडक्ट को मीडिया के अंदर, ताकि मार्केट में लोगों के अंदर ना एक एक्साइटमेंट हो प्रोडक्ट के लिए। तो लोगों के अंदर एक वो अवेयरनेस क्रिएट करना प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए, कि लोग एक्साइटेड हों। तो मीडिया एडवर्टाइजिंग करना, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा पीआर डिपार्टमेंट का कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पीआर डिपार्टमेंट के थ्रू। क्रेडिबिलिटी, अगर कोई प्रोडक्ट न्यूज़ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो दिखाया जा रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास जागता है प्रोडक्ट के अंदर कि अगर न्यूज़ में आ रहा है तो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। ठीक है। स्टिमुलेट्स द सेल्स फोर्स के लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब लोगों ने पहले से प्रोडक्ट के बारे में सुना हुआ होता है ना, तो उस चीज़ को बेचने में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो सेल्स फोर्स के लिए भी आसान हो जाता है हमारी कि प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचाकर उनको बेचा जाए। ठीक है। लोअर्स द प्रमोशनल कॉस्ट, जब आपने पहले ही प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर दिया मीडिया के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर हमें प्रोडक्ट के प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट का नाम एटलीस्ट आ चुका है। तो जब नाम आ गया है तो उसके बाद हम थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस करके प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी कर ही लेंगे, तो प्रमोशनल कॉस्ट कम हो जाएंगी। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हम पीआर डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं। और मुबारक हो, इसी के साथ हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर होता है ख़त्म। और बस अब हम 2 ही चैप्टर की दूरी पे हैं, 2 ही दिन बचे हैं सिर्फ हमारे मैराथन को ख़त्म होने में, और 2 दिन बाद 100% सिलेबस कवर कर लिया होगा हमने। तो स्टूडेंट्स, इसको भी कंप्लीट करना, और कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ।